Hello everyone, my name is Arun Sharma. Today I'm going to tell you about what can be your GPED subject wise strategy that you can use for your examination. Welcome to my channel. Let's get started. So before starting, I would say कि आप तीन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करिए. अगर आपका कोई भी कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है तो आप उसको टॉपिक को अच्छे से पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए, है ना? और बाद में ही आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा. ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन और मोस्ट ऑफ द मेंटोर्स यूजुअली से कि आप स्टार्टिंग में ही बिफोर you start preparing for examination, do your MCQ practice. So I would not suggest this. I would say कि आप पहले अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, उसको पूरा करिए, उसको अच्छे से समझ के उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. After then you can move on to the MCQ practice. And if you have any memory based टॉपिक्स, देन उसके लिए आपको टेबल्स या कंपैरिजन टेबल्स जो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यू नो इनफ दैट हाउ कैन यू रिमेंबर योर मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स. एंड इफ यू हैव एनी न्यूमेरिकल, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए आप एक फॉर्मूला शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल्स को एक जगह, उनके फॉर्मूलेस को एक जगह रख के आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो फॉर द फार्मास्यूटिक्स टॉपिक आई वुड से आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करिए. फार्माटेक में आपको कैप्सूल, टैबलेट्स, एरोसोल्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशंस और डोजेज फॉर्म्स आपको दिख जाएंगी. उनके बेसिक्स को क्लियर करके, उनके प्रिंसिपल्स को क्लियर करके आप उस फार्मा टेक में आप मेनली जो चीज़ को आप याद रखेंगे उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए और उनके इवेल्युएशन और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे. लाइक एरोसोल डू हैव इवेल्युएशन पैरामीटर्स, तो उस इवेल्युएशन पैरामीटर्स को अच्छे से याद करिए. लाइक टैबलेट ऑल्सो हैव इवेल्युएशन पैरामीटर, डिसइंटीग्रेशन का क्या है, डिसोल्यूशन का क्या है. हर एक चीज को फार्मा टेक में बहुत सीरियसली पढ़ते हुए उस चीज को क्लियर करेंगे. कोई भी टॉपिक ऐसा मिस आउट नहीं होना चाहिए फॉर योर जीपेड एग्जामिनेशन जो एज बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार ये देखना रह गया. फॉर द फार्माकोलॉजी आई वुड से आप ड्रग के क्लासिफिकेशंस को इस तरह पढ़ेंगे कि लाइक उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसके जो यूजेस हैं वो क्लासिफिकेशंस में क्लियर हो जाएं. और जो उसके एडीआरस होंगे या फिर कोई स्पेशल साइड इफेक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे या कोई उसके इंटरेक्शंस होंगे, आप उनको बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू clarify your mechanism of action and uses along with your drug classification. So इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आप कर सकते हैं. और उसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सेपरेटली पढ़ते हैं, यूजेस को सेपरेटली पढ़ते हैं. डोंट डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. फॉर द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आई वुड से कि आप हर एक क्लास की जो भी ड्रग होगी, लाइक आपकी एंटी एपिलेप्टिक की ड्रग हो गई या आपकी हिप्नोटिक्स की ड्रग हो गई, आप उसका जो मेन रेफरेंस स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए उसमें मॉडिफिकेशन करके ही आप हर एक पर्टिकुलर ड्रग का करिए. नॉट लाइक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेंबर, ट्राई टू लर्न और मेमोराइज एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग. डोंट डू दैट. एंड इम्पॉर्टेंट सार को ही देखिए, हर एक सार को मत देखिए. Important star, I will make a separate video on for which drug star you should study for your examination. And there are the most important thing in the chemistry I would say कि आप नेम रिएक्शंस को स्किप मत करिए. नेम रिएक्शंस अराउंड 60 to 70 हैं. उन सारी नेम रिएक्शंस को देखिएगा, एक भी मत छोड़िएगा. देर आर मेनी मोर important things in that topic. और कुछ important synthesis हैं जो chemistry में हैं. I will also make a separate video on the important synthesis of particular drugs for which is very highly important for your examination. उसको देखेंगे. For the pharmacognosy, you don't need to worry or don't need to study too much or don't need to give so much of energy into that subject. आप उसमें बायोलॉजिकल सोर्स हो गए, उसकी फैमिली हो गई और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए. एंड हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या बनते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट के, उसको जरूर देखेंगे.
और केमिकल टेस्ट जैसे कि आपके एल्कलॉइड्स के केमिकल टेस्ट हो गए, आपके ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल टेस्ट हो गए, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इन योर जीपीटी एग्जामिनेशन, तो उनको जरूर देखेंगे। एंड फॉर द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको मेनली जो चीज देखनी है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंड आपको क्रोमेटोग्राफी भी सारी देखनी है। क्रोमेटोग्राफी में यू हैव टू understand or memorize what the stationary phase and what the mobile phase in that particular chromatographic technique, उसको देखेंगे। और हर एक का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन आप मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स पे मूव ऑन मत करिएगा इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर एनालिसिस। आप पहले इन 2-3 टॉपिक्स को करिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। आफ्टर दैट यू कैन मूव for the numerical questions. You can start preparing your numerical questions before 1 month or 1.5 month before your examination आप start कर सकते हैं। For the physical pharmacy, there are too many tables in your physical pharmacy subject. I would say सबसे ज़्यादा tables जो हैं वो micromeritics topics में हैं, और micromeritics के साथ साथ कुछ tables जो हैं हमारी surface tension और interfacial tension में भी हैं। तो आप उन टेबल्स को, एक भी टेबल जो कि लेक्मेन में दे रखी है उनको मत छोड़िएगा, फॉर योर एग्जामिनेशन हाईली इंपॉर्टेंट हैं जो कि आती हैं। और फॉर्मूलाज सारे देख लीजिएगा इन द फिजिकल फार्मेसी, जो कि आपको पता ही होंगे क्या है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता है, या फिर नोट्स नहीं है, या यू डोंट नो हाउ टू study that subject, you can directly DM me on my Instagram handle, which is given in the description box, or you can comment down below. I will reply you back. तो फिजिकल फार्मेसी में सारे टॉपिक देख लीजिएगा। सॉलिड स्टेट्स हो गई आपकी, लिक्विड स्टेट्स हो गई, और आपकी सरफेस टेंशन, माइक्रोमेटिक्स, रियोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जीपीटी एग्जामिनेशन, वो जरूर देखिएगा। For the biochemistry, you don't need to worry about लाइक एवरीथिंग। आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसमें वाइटामिन हो गए, उसमें आपके एंजाइम्स हो गए, इनको जरूर देख लीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी मेटाबॉलिक साइकिल्स आपको दे रखी हैं, ट्राई टू मेमोराइज एवरी साइकिल, एंड आफ्टर मेमोराइजिंग ट्राई टू नोट डाउन और इन योर नोटबुक कि आपको कितनी वो साइकिल याद है, उसके स्टेप्स आप कहीं भूल तो नहीं रहे हो, है ना। आप हर एक, जैसे कि आपकी ग्लाइकोलिसिस है, आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसको 3 से 4 बार लिखिए आफ्टर मेमोराइजिंग, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी उस चीज के लिए, है ना। बायोकेमिस्ट्री इज नॉट दैट मच आस्क्ड, बट as frequently as recent data I have seen कि 2026 हो गया, 2025 हो गया, माइनर सब्जेक्ट्स को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, गिवन बाय योर NBMS which is the conducting body of the GPAT examination। तो आप माइनर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी भूल से अवॉइड मत करिएगा। हमेशा याद रखिए कि जितने मेजर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही माइनर सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स आपके जो जीपेट का स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक माइक्रोबायोलॉजी इज अगेन अ माइनर सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो चीज देखनी है, वो आप 2 से 3 चीज बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, लाइक योर स्टेनिंग टेक्निक्स। ग्राम स्टेनिंग हो गई, एसिड फास्ट स्टेनिंग हो गई, जिसको जील निल्सन भी कहते हैं, उनको देखिएगा। और आपकी स्टेरिलाइजेशन इज वेदर इट्स ड्राई, मॉइस्ट, जितनी पूरा क्लासिफिकेशन है स्टेरिलाइजेशन का, वो पूरा देखिएगा। उस स्टेरिलाइजेशन टॉपिक से डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनसे बहुत क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। डी वैल्यू, जेड वैल्यू से तो डेफिनेशन दे देते हैं, पूछा जाता है कि लाइक कौन सा डेफिनेशन है ये, आइदर इट्स डी वैल्यू और वेदर इट्स जेड वैल्यू, उसको देखिएगा। और वैक्सीन की क्लासिफिकेशन को देखिएगा, कौन सी आपकी किल्ड वैक्सीनेशन है और कौन सी आपकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, उसका क्लासिफिकेशन जरूर देखिएगा। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको पर्टिकुलर डिजीज होती है, उसके इतने क्वेश्चंस नहीं है, पर्टिकुलरली आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट के क्वेश्चंस जो कि माइक्रोबायोलॉजी से पूछते हैं। बायोटेक, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक
आपको पीसीआर में भी दिखेंगे। फर्मेंटेशन के 2026 में 3 से 4 आई वुड से कि क्वेश्चंस थे बायोटेक के फर्मेंटेशन टॉपिक से। तो आप फर्मेंटेशन भी ज़रूर देखिएगा, बायोटेक को अवॉइड मत करिएगा भूल से भी, बायोटेक पूरा पढ़ के जाइएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में सबसे मेनली सबसे पहले देखने की वाली जो चीज़ है इसमें जूरिस्प्रूडेंस में, वो है एक आपका फार्मेसी एक्ट और एक आपका डीएनसी एक्ट। शेड्यूल सारे देख लीजिएगा, जितने भी ए टू वाई सारे शेड्यूल आपको याद होने चाहिए फॉर योर जीपेड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली शेड्यूल से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और डेट सारी याद रखिएगा कि कौन सी ईयर में कौन सा एक्ट आया। बायोफार्मास्यूटिक्स इज टोटली अ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। आप बेसिक्स क्लियर करिए, एडीएमई को अच्छे से पढ़िए। एडीएमई को पढ़ने के बाद, एडीएमई जो कि आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो बायोफार्म में आपको ज्यादा एडीएमई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टू योर न्यूमेरिकल सेक्शन। बायोफार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज की एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करिएगा, उस फॉर्मूला शीट पे जितने न्यूमेरिकल उस न्यूमेरिकल से मतलब न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूला हैं उन सारे फॉर्मूलाज को एक शीट पे नोट डाउन करके उसको कहीं पे पेस्ट आउट कर दीजिएगा और उसको जरूर याद करिएगा। और हमेशा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 1 मंथ बिफोर ही करिएगा, नॉट इन द स्टार्टिंग फेज, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आप न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करोगे तो। फॉर द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आई वुड से आप साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन पे मेनली फोकस करिएगा, ड्राइंग पे करिएगा, फिल्ट्रेशन पे करिएगा, जो मेन है आपके। और एक्सट्रैक्शन टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो जरूर देखिएगा। प्रिंसिपल याद रखिएगा, साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपके किक बॉन्ड, किक्स थ्योरी हो गई, बॉन्ड थ्योरी हो गई, रिटेंजर्स थ्योरी हो गई, ये तीनों जो थ्योरीज हैं इनको जरूर देखिएगा। फॉर द हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आई वुड से कि आप मेडिकेशन अडियरेंस देखिएगा, पेशेंट काउंसलिंग देखिएगा, आपके एडीआर देखिएगा, एडीआर के क्लासिफिकेशन को देखते हुए चलिएगा कि वो हमेशा हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखिएगा। फॉर द एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू स्ट्रेटेजी, आपको पता है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, डेली करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। और अपनी जो प्रिपरेशन है, अपने जो मार्क्स हैं वो कहाँ कट रहे हैं उस चीज को एनालाइज करेगा। अब वो किस चीज में कट रहे हैं, वेदर इट्स अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। और उसको एनालाइज करने के बाद उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज को जरूर देखिएगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी, आप 3 डेज और 7 डे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप 3 डेज में कर सकते हैं इट्स बेटर गुड, अगर आप 7 दिन में भी कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बट ट्राई टू डू एवरी आफ्टर 3 to 4 डेज आप रिविजन करिए ऑफ योर प्रीवियस टॉपिक। जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आप वीक सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, कि आपको जैसे कि बायोफार्म है उसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। और ऐसा भी मत करिएगा कि आप बहुत ही लेंदी नोट्स बना रहे हैं। फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑलवेज प्रिपेयर द वेरी 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 शॉर्ट नोट्स। जितने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली नोट्स बना रहे हो, जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ भी आप नोट्स में लिख रहे हो, देन इट्स आई डोंट थिंक सो कि इट्स वर्किंग आउट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखिए अपने शॉर्ट नोट्स में। और अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, या फिर एट द एंड जब आप उसको रिवीजन करने बैठोगे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। सो डोंट डू दिस। एंड अपने हाई यील्डिंग टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिएगा। रिवीजन आप प्रॉपर कर ही रहे होंगे या करने वाले होंगे, वो करिएगा। यही है कि आप गोल्डन रूल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Don't study every subject equally, prioritize high yielding topics, solve MCQs regularly, which is very mandatory for your examination, for your rank. Analyze every mistake and revise more than you study. ठीक है? And that's it.
If you have any doubt, any problem regarding the preparation or regarding any notes, you can directly comment down or you can DM me on my Instagram handle, which is given in the description box. So thank you so much for watching my video.